नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं श्रोडिंगर इक्वेशंस के बारे में। तो देखेंगे हम कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर टाइप्स की हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह की हमारे पास इक्वेशंस आती हैं। एक जो होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है, जिसे हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं, और दूसरी तरह की हमारी जो वेव आती है या इक्वेशन आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली है क्या। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो हम लोग ये कह सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए काउंटर पार्ट ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, इज ए काउंटर पार्ट ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन क्लासिकल मैकेनिक्स। और ये श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी बेसिकली कहां पर होगी, ये हमारी होगी क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो क्वांटम, जैसा कि हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था, जो कि बेसिकली क्या करता था कि पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी को डिफाइन करता था। सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ मोमेंटम जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। तो वहां पर वो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो बेसिकली क्या करती थी कि हमारे पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी को डिसाइड करती थी। उसी का काउंटर पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में। हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन की बात ना करके किसकी बात करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन की, जो कि बेसिकली काउंटर पार्ट है किसका, न्यूटन के सेकंड लॉ का क्लासिकल मैकेनिक्स में। अब इसको हम और क्या कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन हम लोग अगर देख लें, है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स इज ए सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं इसको बताऊंगा कि किसके कहने का मतलब क्या है। whose solution gives the information about the system, अगर अभी सिस्टम की बात कर रहे हैं, या पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए यहां पर अंतर क्या आ गया, डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ। हमने कहा श्रोडिंगर इक्वेशन इज इन क्वांटम मैकेनिक्स इज द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमेशा याद रखिएगा। व्हिच सॉल्यूशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम और पार्टिकल। हम जब लोग बात करते थे किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स में, जहां पर हम लोग बात करते थे किसकी, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो हम लोग क्या कहते थे कि जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये किसको डिस्क्राइब करती हैं, पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी को, पार्टिकल या सिस्टम की ट्रैजेक्टरी को, है ना। जबकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जब हम लोग कह रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। ठीक है, हम लोग यहां क्या कह रहे हैं कि हमने जो इक्वेशंस हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस आती हैं, ये इक्वेशंस नहीं, इनके जो सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल, है ना। तो ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या आया, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारी वेव इक्वेशन होती थी या इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी, वो ही पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी को डिफाइन कर रही थी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो किसके बारे में डिस्क्राइब करेगा, वो पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये पहला क्या आ गया, डिफरेंस। ठीक है, कुछ और डिफरेंसेस की हम लोग अगर बात करें तो हम लोग जब
क्या करते थे, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते थे, तो यहाँ पर हम किसकी बात करते थे, फोर्सेस की, है ना। क्योंकि जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको हम लोग क्या कहते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स, तो वहाँ पर हम फोर्सेस के टर्म में बात करते थे। लेकिन जब हम लोग किसकी बात करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशंस की, इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, वहाँ पर हम फोर्स की बात ना करके हम लोग पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की, जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, U या V किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग पार्टिकल को फोर्स से डिस्क्राइब करते थे। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर और कई सारे जो डिफरेंसेस आए क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स की जो वेव इक्वेशंस हमने इंट्रोड्यूस करी। लेकिन अभी हम पॉइंट्स अपने वापस आते हैं कि जो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस हैं, इनका कहने का बेसिकली मतलब क्या है, उसको किस तरह से हमने लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रोडिंगर इक्वेशंस जो थी वो 1926 में सर एरविन श्रोडिंगर ने प्रपोज करी थी। और ये इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, ये इक्वेशंस जो दोनों इक्वेशंस हैं हमारी, वो कहलाती हैं फंडामेंटल इक्वेशंस। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल इक्वेशंस। फंडामेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं, जो कि बेसिकली क्या होती हैं, नॉन डेरिवेबल फ्रॉम एनी पोस्टुलेट और लॉ। ठीक है, ये जो इक्वेशंस बेसिकली होती हैं, इन इक्वेशंस को हम किसी भी पोस्टुलेट या लॉ से डिराइव नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो इक्वेशंस ये प्रूव करी गई हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस आती हैं, ये क्या हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं। ठीक है, कई अटेम्प्ट किए गए कि ये इक्वेशंस जो हैं वो कैसे डिराइव करी गई। इसका एक बेसिक हम लोग कुछ अपने कॉन्सेप्ट से लगा करके इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं, लेकिन जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था वो सर ने इंट्रोड्यूस किया था, वो बेसिकली फंडामेंटल इक्वेशन ही था। यानी कि ये किसी भी पोस्टुलेट से या लॉ से, प्रीवियस लॉ से वो डेरिवेबल इक्वेशंस नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ये जो इक्वेशंस लिखी जाती हैं, एक हमारी आती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और एक हमारे पास आती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मतलब कि जो टाइम पे डिपेंड कर रही हो, और जो हमारे पास वेव फंक्शंस आते हैं जो टाइम पे डिपेंड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोरल, है ना, टेम्पोरल वेव फंक्शन हम लोग बोलते हैं। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशियल, टेम्पोरल, है ना। तो अगर आपने हमारी क्वांटम मैकेनिक्स से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लेंगे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो यहाँ पर हम इक्वेशन में देखते हैं एक आई, आयोटा, इसके बारे में हमने बात किया था कि इस आई का इस फिजिकल वर्ड में कोई भी क्या है, फिजिकल इसका इंटरप्रिटेशन नहीं है, फिजिकल मीनिंग नहीं है। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा वेव फंक्शन होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने देखा था कि उसी वेव फंक्शन का अगर हम क्या ले लें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, फिर उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो उससे हमारे पास बहुत सारी फिजिकल मीनिंग निकल के आती है, वेव फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वेशन हमारी क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट वाली में आई एच का डेल अपॉन डेल टी ऑफ वेव फंक्शन, ये हमारा वेव फंक्शन है, किसी भी पार्टिकल करस्पॉन्डिंग हमारा ये वेव फंक्शन होगा। और वेव फंक्शन बेसिकली क्या है, एक्स कॉमा टी। एक्स का मतलब क्या है कि ये वन डायमेंशनल हमारे पास इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन लिखी गई इसमें एक्स और टी है, यानी कि ये वन डायमेंशनल इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। अगर इसी इक्वेशन को मैं कह देता साई आर और टी के टर्म में लिखी होती, तो यानी कि ये हमारी जो इक्वेशन होती वो 3 डायमेंशन में लिखी गई होती। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो यानी कि ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है, और वो भी टाइम डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेव फंक्शन जो है हमारा वो टाइम डेरिवेटिव के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, यानी कि टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा। तो आई एच का डेल अपॉन डेल टी साई एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस यू ऑफ एक्स। यू ऑफ एक्स क्या होगी, उस पार्टिकल की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका जो टोटल उसके साथ में हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारा जो वेव फंक्शन होगा साई एक्स कॉमा टी। डेल आपको पता है, डेल क्या होता है, बेसिकली एक ऑपरेटर होता है। ठीक है,
डेल एक ऑपरेटर होता है जिसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि एच कट आपको पता है एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और एच कट का मतलब हो जाता है एच अपॉन 2 पाई। तो ये जो इक्वेशन होती है हमारी वो क्या कहलाती है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्लूड होती है। ये हमारा वेव फंक्शन है और इसका हम लोगों ने टाइम डेरिवेटिव ले रखा है। एम यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी तरह की, हमारे पास जो इक्वेशन आती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम लोग देखें माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टी एम, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। सेकंड डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस हुआ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन वो सेकंड ऑर्डर की ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखें डेल स्क्वायर है और यहाँ पर हमारा वेव फंक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड में भले हमारा जो वेव फंक्शन है वो एक ही टर्म का इंक्लूड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन यहाँ पर हम जब इसको डिराइव करेंगे वेव फंक्शन को ओपन करके तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये भी जो इक्वेशन है वो पूरी हमारी वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वो भी एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अब यहाँ हम देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट में, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स इंटू साई एक्स। यू एक्स क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, साई एक्स हमारा वेव फंक्शन है, ये भी एक्स इंक्लूड कर रहा है, इसका मतलब है ये वन डायमेंशन में लिखी गई है। इक्वल्स टू ई ऑफ साई एक्स। ई यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमारा एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशंस लिखते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, कई तरह के ऑपरेटर्स आते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते थे कि हमारे पास एनर्जी, मोमेंटम होते थे, पोजीशन वेक्टर होते थे, तो वो एक वेरिएबल की तरह काम करते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो टर्म्स आएंगे, एनर्जी हो गई या मोमेंटम हो गई, ये एक ऑपरेटर की तरह हमारे सिस्टम पर, हमारी इक्वेशन पर, वेव इक्वेशन पर क्या होंगे, ऑपरेट होंगे। ऑपरेटर्स के बारे में अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एनर्जी जैसे लिखा हुआ है, तो ये एनर्जी भी क्या है, एक ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा। और इस एनर्जी ऑपरेटर को हम लोग, ऑपरेटर के लिए बेसिकली ऊपर हम इस कैप टाइप में यूज़ करते हैं, कैप यूज़ करते हैं, और ये माइनस डेल एच कट डेल अपॉन डेल टी, तो ये हमारा क्या होता है, एनर्जी का ऑपरेटर। कुछ इस तरह से हम एनर्जी का ऑपरेटर क्या करते हैं, लिखते हैं। और आपने जब ये देखा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में, तो ब्रैकेट में जो पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है, यानी कि माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस यू ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, और ये देखिए आप आई एच कट डेल अपॉन डेल टी, ये बेसिकली क्या हो गया, ये क्या हो गया, एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, ये हो गया आपका एनर्जी ऑपरेटर। ये यहाँ पर नेगेटिव साइन शायद नहीं होता है जी, नहीं, यहाँ पर नेगेटिव साइन इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये एनर्जी ऑपरेटर हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग चाहें तो एनर्जी ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने किसकी बात करी, श्रोडिंगर इक्वेशन की, कि किस तरह के हमारे पास दो हमारे तरह की जो इक्वेशंस आती हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और एक हमारे पास कौन सी आती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हमने ये बात करी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, जो पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी को डिसाइड करती हैं, लेकिन जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशंस की, तो इन इक्वेशंस के जो सोल्यूशन होते हैं वो हमारे पार्टिकल को डिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम थोड़े से इसको रब करेंगे, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे कि जो बेसिक क्या क्या डिफरेंसेस आए क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशंस में, तो उसको हम रब करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे। तो हम लोग कुछ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं या सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि क्लासिकल फिजिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में अप्लाई होती हैं वेव इक्वेशंस को लेकर के। ठीक है, तो पहली हम चीज़ कह लें कि यहाँ पर जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक हिसाब से डिफरेंस नहीं, ये सिमिलैरिटी है कि क्वांटम फिजिक्स में भी क्या होता है कि हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशंस होती हैं,
Schrödinger equations are also second order linear differential equation। ठीक है, तो ये डिफरेंस ना करके हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, एक सिमिलैरिटी कह सकते हैं जो दोनों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ जो मोशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या करती है, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं किसी सिस्टम के या पार्टिकल के, उस सिस्टम या पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी को डिसाइड करती है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, है ना, पार्टिकल या सिस्टम। अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, क्वांटम फिजिक्स में, तो क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, solution of wave equation gives the information about particle और सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, श्रोडिंगर इक्वेशंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पार्टिकल या सिस्टम के बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। थर्ड हमारा जो पॉइंट आता है, थर्ड डिफरेंस हम लोग जिसे कहते हैं कि जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं, है ना। इसको हम ये कह रहे हैं, वी आर कंसर्न, है ना, वी कंसर्न अबाउट द फोर्सेस, है ना, फोर्सेस ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं या पार्टिकल एनवायरनमेंट पे कैसा फोर्स लगा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग फोर्स के बारे में कंसर्न रहते हैं। क्योंकि हमें फोर्स पता चल जाएगा कि पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है या पार्टिकल किस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग किसके में क्वांटम फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ हम लोग फोर्सेस की बात ना करके हम लोग किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के, है ना, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी is preferred over the forces acting or exerted by particle, है ना। पार्टिकल एनवायरनमेंट में कोई फोर्स लगा रहा है या पार्टिकल पर कोई फोर्स लग रहा है, ये जानने के बजाय हम लोग ये जानना चाहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि उस पार्टिकल की क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है पार्टिकल जो है वो एनवायरनमेंट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्या होते हैं डिफरेंसेस थे जो हम लोग कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स से जब हम लोग क्वांटम फिजिक्स में आते हैं और अपनी जो सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं, तो कैसे हम लोग उसमें डिफरेंशिएट करते हैं, क्या कुछ हमारे पास डिफरेंसेस निकल के आते हैं जो हम लोग अलग करते हैं क्वांटम फिजिक्स में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली क्या कहती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। दो तरह की जो श्रोडिंगर इक्वेशंस है उसके बारे में, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली कौन सी होती हैं और उनमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे जैसे मैंने कहा है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लासिकल जो हमारे पास मैकेनिक्स थी, क्लासिकल फिजिक्स थी, उसमें जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं और जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशंस होती हैं, उनमें बेसिक क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे हम एक बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करके डेराइव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये फंडामेंटल इक्वेशन होती हैं, नॉन डेरिवेबल होती हैं, लेकिन हमने अटेम्प्ट किए हैं और ये वेरीफाई किया कि हाँ ये इक्वेशंस बेसिकली सही हैं। तो अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे।
हमारे सर डे ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था उसका यूज़ करके। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। क्वांटम मैकेनिक्स की और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बता, चलो हटाओ, नॉर्मली खत्म, रुक जाओ, नॉर्मली खत्म कर देते हैं ना, रुको, चल रही है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, इनके किन दो टाइप होते हैं, एक जो हमारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है और एक हमारी इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस होती हैं। ये बेसिकली फंडामेंटल इक्वेशंस होती हैं, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, ये किसी पोस्टुलेट से या बेसिक लॉ से जो हमारे पास बेसिक लॉज हैं उनसे डेरिवेबल नहीं होती हैं। लेकिन हम लोग आने वाली वीडियो लेक्चर में एक अटेम्प्ट करेंगे इस इक्वेशंस को डिराइव करने की। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।